नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में हिंदी व्याकरण के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है क्लास, तो आप सभी वीडियो को एंड तक देखिएगा। और जो भी विद्यार्थी पहली बार क्लास ले रहे हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चैनल पर डेली ऐसे प्रश्न कराए जा रहे हैं। तो आप अपनी तैयारी के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, माँ ने बच्चों के लिए दूध खरीदा वाक्य में कारक है। ऑप्शन ए अपादान कारक, बी संप्रदान कारक, सी करण कारक या ऑप्शन डी अधिकरण कारक। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, माँ ने बच्चों के लिए दूध खरीदा। तो देखिए विभक्ति यहाँ पर क्या है, के लिए, और के लिए विभक्ति किसकी होती है, संप्रदान कारक की। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संप्रदान कारक राइट आंसर होगा, क्योंकि जहां पर किसी को दान में भेंट स्वरूप कुछ दिया जाता है वहां पर संप्रदान कारक होता है, और इसके अतिरिक्त जहां पर किसी के लिए कुछ किया जाए वहां पर भी संप्रदान कारक होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि माँ ने बच्चों के लिए दूध खरीदा, वाक्य में कारक होगा संप्रदान कारक। अगला प्रश्न है, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट, वट व हट होता है वह होते हैं। ऑप्शन ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों या ऑप्शन डी उभयलिंग। तो देखिए जैसे कि आप समझिए भाववाचक संज्ञा घबराहट, लिखावट, तो ये कैसे शब्द हैं, पुल्लिंग शब्द हैं या स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो देखिए घबराहट हो रही है, आपकी लिखावट कैसी है, मेरी लिखावट अच्छी है, तो ये जो शब्द हैं वह कहलाएंगे स्त्रीलिंग शब्द। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट या वट या हट आता है तो वह शब्द स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है, निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए अज्ञान, बी अजान, सी अटारी या ऑप्शन डी अगम। तो राइट आंसर क्या होगा, तत्सम शब्द आपसे पूछा है, और तत्सम शब्द अर्थात संस्कृत का शब्द, ठीक है, तो आपको पता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तत्सम शब्द आपसे पूछा गया था, तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अज्ञान। अज्ञान कैसा शब्द है, अज्ञान तत्सम शब्द है, ठीक है। और यहाँ पर एक परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है वह है ऑप्शन सी, अटारी का आपसे पूछा जाएगा कि अटारी का तत्सम शब्द क्या है। तो आपको याद रखना है, अटारी तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द होता है अट्टालिका। ये परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से नोट कर लीजिए, अटारी का तत्सम शब्द होगा अट्टालिका। अब देखिए अगला प्रश्न है, सरोवर में कमल खिलता है, वाक्य में कौन सी क्रिया है। ऑप्शन ए अकर्मक या ऑप्शन बी सकर्मक। तो राइट आंसर क्या होगा, देखिए अकर्मक क्या होता है, जिस वाक्य में कर्म ना दिया गया हो, जिस वाक्य में कर्म ना हो वहां पर अकर्मक, और जहां पर वाक्य में कर्म हो वहां पर सकर्मक क्रिया। तो राइट आंसर क्या होगा, सरोवर में कमल खिलता है, इसमें कौन सी क्रिया होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अकर्मक क्रिया, क्योंकि खिलना कोई कर्म नहीं है, सरोवर में कमल खिलता है, तो जहां पर कर्म ना दिया गया हो वहां पर होता है अकर्मक। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संज्ञा पद के पद परिचय में क्या नहीं बताया जाता। ऑप्शन ए लिंग, बी वचन, सी काल या ऑप्शन डी संज्ञा का प्रकार। तो राइट आंसर क्या होगा, सरल प्रश्न है कि संज्ञा पद के पद परिचय में किस बारे में नहीं बताया जाता या क्या नहीं बताया जाता। तो सरल प्रश्न है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, काल के बारे में, ठीक है, याद रखिए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाथ से लिखी पुस्तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए परकिया, बी पांडुलिपि, सी पार्श्विक या ऑप्शन डी प्रणतपाल। तो राइट आंसर क्या होगा, हाथ से लिखी पुस्तक इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है, ऑप्शन बी पांडुलिपि। याद रखिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। ऑप्शंस दिए गए हैं, तो राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए मैं पहले भी बता चुका हूं कि अल्प प्राण व्यंजन कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का, याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, याद रखिए पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण व्यंजन या वर्ण कहलाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, परिभाषा के अनुसार ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, क्योंकि ग वर्ग का तीसरा वर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अल्प प्राण व्यंजन होगा ग। ख वर्ग का दूसरा है इसलिए नहीं होगा, घ यहाँ पर चौथा है और थ यहाँ पर दूसरा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ग अल्प प्राण वर्ण कहलाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, तोता से उड़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है। ऑप्शंस दिए गए हैं, तो राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, भाववाच्य। क्यों होगा, याद रखिएगा, मैंने पहले भी कहा था कि इस तरह के वाक्य अगर आपसे आए पेपर में कि मुझसे चला नहीं जाता, उससे खाया नहीं जाता, तोता से उड़ा नहीं जाता, उससे लिखा नहीं जाता,
ठीक है, तो याद रखिएगा वहां पर वाच्य होगा भाववाच्य। अगला प्रश्न है, संयुक्त वर्ण कितने होते हैं? ऑप्शन ए 3, 4, 5 या 6। तो यहाँ पर वर्ण कर लीजिएगा, संयुक्त वर्ण आपसे पूछा गया है कितने होते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 4। कौन कौन से होते हैं एक बार देख लीजिए, छ, त्र, ज्ञ और श्र। तो याद रखिएगा ये जो वर्ण हैं कहलाते हैं संयुक्त वर्ण, इनकी संख्या होती है 4। अगला प्रश्न है, हाथ का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए कर, बी हस्त, सी कटी या ऑप्शन डी पाणी। तो राइट आंसर क्या होगा? हाथ का पर्याय शब्द इनमें से नहीं है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा कटे। कटे हाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पाणी, हस्त और कर ये तीनों ही हाथ के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है कि किस समास का पहला पद प्रधान होता है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी अव्ययी भाव, सी द्वंद्व या ऑप्शन डी कर्मधारय। तो राइट आंसर याद रखिएगा, समास से प्रश्न पूछा जाता है कि किस समास का पहला पद प्रधान होता है, तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। याद रखिएगा पहला पद किस समास का प्रधान होता है? अव्ययी भाव समास। याद रखिएगा अगर दोनों पूछा जाता कि कौन सा समास है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, तो वहां पर होता द्वंद्व समास। अगर आपसे पूछा जाता कि दोनों पदों को छोड़कर किसी तीसरे पद की प्रधानता हो, वहां पर कौन सा समास होगा? तो याद रखिएगा बहुब्रीहि समास होगा। क्लियर है आपको? तो देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, तूफान किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए अरबी, बी चीनी, सी फारसी या ऑप्शन डी पश्तो। तो राइट आंसर क्या होगा? तूफान किस भाषा का शब्द है? तो याद रखिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा चीनी भाषा का। तूफान किस भाषा का शब्द है? चीनी भाषा का। याद रखिए। अगला प्रश्न है, कन्यादान शब्द में समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी बहुव्रीहि, सी द्वंद्व या ऑप्शन डी द्विगु समास। तो राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए कन्यादान शब्द में जो समास होगा ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। क्योंकि कन्यादान का अगर विग्रह किया जाए तो होगा कन्या का दान और विभक्ति होगी का। तो राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए विधवा, बी बिल्ली, सी कोयल या ऑप्शन डी आम। तो राइट आंसर क्या होगा? देखिए सरल प्रश्न है। विधवा शब्द कैसा है? विधवा स्त्रीलिंग शब्द है, बिल्ली यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है, कोयल भी स्त्रीलिंग शब्द है। तो राइट आंसर हो जाएगा आम। आम कैसा शब्द है? आम पुल्लिंग शब्द है। याद रखिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संज्ञा के जिस रूप से वस्तु की जाति का बोध हो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, बी भाववाचक, सी समूहवाचक या डी जातिवाचक। संज्ञा के जिस रूप से वस्तु की जाति का बोध हो, यहाँ पर प्रश्न देखिए, वस्तु की जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अन उपसर्ग से बना शब्द है। ऑप्शन ए अनुगामी, बी अनुचर, सी अनुज या ऑप्शन डी अनुपयोगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अन उपसर्ग से के प्रयोग से बना हुआ शब्द है अनुपयोगी। सरल प्रश्न है, पूछा गया था परीक्षा में। याद रखिएगा अनुपयोगी शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो देखिए आपको राइट आंसर चुनना है कि शुद्ध वर्तनी किस शब्द में है। कुमुदनी किस तरह से लिखा जाता है? तो ऑप्शन बी ध्यान से देख लीजिएगा कि कुमुदनी किस तरह से लिखा जाता है। ऑप्शन ए भी गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। याद रखिएगा कुमुदनी किस तरह से लिखा जाता है, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा गया था, इसलिए लिया गया है क्योंकि शुद्ध वर्तनी से प्रश्न आता है। देखिए इस तरह से कुमुदनी लिखा जाएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, ट वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए कंठ, बी दंत, सी तालु या ऑप्शन डी मूर्धा। तो देखिए ट कैसा वर्ण है? तो याद रखिएगा कि ट मूर्धन्य व्यंजन है। ठीक है, और इसका उच्चारण स्थान पूछा गया था, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी मूर्धा। कंठ यानी क वर्ग आएगा यहाँ पर, ये भी याद करिए। क वर्ग के जो 5 वर्ण हैं उनका उच्चारण कंठ से होता है। अब यहाँ पर अगर आए दंत पूछा जाए तो याद रखिएगा कि त वर्ग के जो 5 वर्ण हैं उनका उच्चारण दंत से होता है, और च वर्ग के जो 5 वर्ण हैं उनका उच्चारण भी तालु से होता है, और मूर्धा के अंतर्गत आता है ट वर्ग। ठीक है, याद कर लीजिए क्योंकि इनमें से प्रश्न बन जाएगा। ट वर्ग के भी 5 वर्ण हैं, तो याद रखिए उनका उच्चारण होता है मूर्धा से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है,
साहस की जिंदगी रोमांचक होती है वाक्य में कारक है। ऑप्शन ए करण, अपादान, संबंध या संप्रदान। तो देखिए साहस की जिंदगी रोमांचक होती है, तो सबसे पहले आप देखिए विभक्ति, विभक्ति यहाँ पर क्या है की, और की विभक्ति यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। संबंध कारक याद रखिएगा, का, की, के, ये सभी विभक्ति संबंध कारक के लिए होती हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बना, वाक्य की पहचान कीजिए। ए सरल वाक्य, बी मिश्र वाक्य, सी संयुक्त वाक्य और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा कि सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बना, वाक्य की पहचान। तो देखिए ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा। सरल वाक्य है कि सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बना, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, सरल वाक्य। तो ये था वीडियो का लास्ट प्रश्न। जो भी विद्यार्थी पहली बार क्लास ले रहे थे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चैनल पर डेली ही व्याकरण के प्रश्न कराए जा रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ऐसे और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।